टाइम टू चेंज द डीजल फिल्टर। इसका डीजल फिल्टर आता है पीछे नीचे की तरफ में। अगर डीजल इंजेक्टर ख़राब हो गया तो मैं 52,000 का एक आएगा जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, या आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट चॉइस कि इस वक्त स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद में मैं इस कार में इतने महंगे पार्ट्स लगाऊँ। तो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई डू इज़ आई गो अहेड एंड गेट दैट सर्विस्ड। तब तो भाई लोगों देखो, बात ऐसी है कि क्रूज़ जैसे जैसे बुढ़ी होती जाती है ना, क्रूज़ में कुछ ना कुछ नई बीमारियां पनपती है। तो मैंने अभी 1-2 वीक पहले एक व्लॉग डाला था जिसमें अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस डाला था। तो वो एक मोस्ट ऑफ ओनरशिप एक्सपीरियंस था कि भाई गाड़ी क्या है, कैसी है। मैंने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं किया था उसमें, जस्ट बिकॉज कि मैं उसके अंदर में ओनरशिप के अंदर में प्रॉब्लम्स को इंक्लूड नहीं करना चाहता था। हालांकि मेरे कुछ लास्ट व्लॉग्स में बैक टू बैक कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहे हैं। कभी मेरा ऑल्टरनेटर का प्रॉब्लम आया है, तो कभी मेरे चूहे तार काट गए थे। तो चलो चूहे तार कट गए थे, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फ्रॉम अपना कार का एंड से, बट दैट वाज एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम था। तो जब मैंने अभी 2-4 दिन पहले निकलने से, जिस दिन मेरे को ट्रिप पे निकलना था, जस्ट उससे एक रात पहले मैं कार लेके निकला था डीज़ल भरवाने के लिए, बिकॉज डीज़ल इतना महंगा हो चुका है। तो मैं हमेशा टैंक जो है तभी भरवाता हूँ उसके अंदर, और अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अभी मेरे को इतना जाना है तो इतना फ्यूल में भरा लेता हूँ। तो दैट्स माय पॉइंट। तो मैं निकला और मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस किया गाड़ी के अंदर में। मैंने कहा यार ये थोड़ा सा अजीब सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या था मैं बताता हूँ। मैं गाड़ी चल रही थी, एकदम आराम से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मेरा क्लच जो था हाफ पेडल हो चुका था। तो मुझे पता है कि क्लच का खर्चा कुछ टाइम में आने वाला है। तो फिर भी मतलब कार चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बट क्या हुआ, जब मैं सिटी ट्रैफिक, जैसे देख लो, ये दिख रहा है आपको, ये मेरे सिटी का हालत है। पता नहीं कौन सा सरकार है, ये गौ माता कर करके इन्होंने रोड पे इंसानों से ज़्यादा गाय कर दी हैं अभी। तो मेरा जैसे थर्ड गियर डाला तो पावर एकदम से ख़त्म हो गया, और कार का आरपीएम बढ़ रहा है लेकिन कार में पावर नहीं आ रहा है, कार चल ही नहीं रही है। मतलब मैंने पूरा दम लगा दिया तो कार मुश्किल से 60 का स्पीड टच कर रही थी, और आरपीएम जा रहा था 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार। तो मुझे लगा शायद इसका क्लच गया है, क्योंकि जनरली ऐसा प्रॉब्लम तभी होता है जब गाड़ी का क्लच चला जाता है। तो मेरा हाफ पेडल था ही। तो मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से क्लच का ही प्रॉब्लम है, तो दे देते हैं गाड़ी, क्लच प्लेट ठीक करवा लेते हैं जो भी है। तो 2 दिन वहाँ रखी रही। कल मंडे था, कल भी वहीं रखी रही। और कल भी मैं गया था गाड़ी देखने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हमने करी। उसके बाद जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी तो प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रहा है कि कार में क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। तो उसके बाद में सबसे पहला हमारा था कि हम क्लच को चेक करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करा क्लच का जो मास्टर सिलेंडर है वहाँ से। तो क्लच के मास्टर सिलेंडर में थोड़ी प्ले आ गई थी, और वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल वॉयल और थोड़ा सा धूल मिट्टी जम गया था। हमने सबसे पहले उस प्ले को क्लीन किया और क्लच की ब्लीडिंग कर दी। तो क्लच की ब्लीडिंग करी, उसके बाद में मेरा क्लच हो गया एकदम बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कल मैंने टेस्ट ड्राइव लिया तो मुझे पता चला कि हाँ नहीं, क्लच एकदम बराबर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ करने के बाद में कार का टेस्ट ड्राइव लिया गया, कोई फ़र्क नहीं आया, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं आई। फिर कार का पूरा ईजीआर खोला गया, ईजीआर क्लीनिंग किया गया। तो ईजीआर में हाँ कार्बन था, काफ़ी ज़्यादा कार्बन था। तो उसको डीकार्बनाइज़ किया, इंटरकूलर निकाला, इंटरकूलर साफ़ किया, उसको एक दिन पूरा पेट्रोल में डुबो के रखा था। तो ये सारी चीज़ें करी। बट स्टिल उसके बाद में वापस से मैंने टेस्ट ड्राइव लिया कल। तो उसमें भी कोई मतलब डिफरेंस नहीं दिखा, मतलब चलने में। हाँ, प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया था कि कार ज़्यादा आरपीएम जा रही है, स्पीड कम रह रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। लेकिन अभी गाड़ी पावर ही जनरेट नहीं कर रही है। तो आई वाज फीलिंग कि नैनो से भी धीरे चल रही थी मेरी गाड़ी। हाँ मतलब नैनो इतना पावर दे देती है, उससे भी कम पावर क्रूज़ दे रही थी। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि अभी हम इसका जो फ्यूल डीजल पंप है
डीज़ल पंप खोल के चेक करते हैं कि क्या डीज़ल पंप में मॉइस्चर आ गया है, उसके कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है। और दूसरा हमने ये सोचा कि गाड़ी के अंदर सबसे पहले स्कैनर लगा के चेक करते हैं कि क्या कोई कोड वोड के एरर तो नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे ना तो आगे इंजन चेक लाइट आ रहा है, ना तो मुझे एरर का कोई कोड आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब यही एक प्रॉब्लम बन जाती है कि आप पता कैसे करोगे कि प्रॉब्लम क्या है कार में। एकदम ऊपर है हमरा देख ट्रायल मार ले काका जोड़े क्या हुआ सर? कुछ नहीं सॉल्व नहीं हुई? अभी या तो क्लच में जाना पड़े हाँ या फिर वो उसका थ्रोटल है ना हाँ। वो नदी में ऐसा मेरे को बोल रहा था हाँ कि जो थ्रोटल है ना हाँ। वो शायद हो सकता है, लेकिन मैं बोला उसके लिए एमआई आना चाहिए, लेकिन वो बोलता है इसमें एमआई नहीं आएगा। मैं बोला उसको सॉकेट इलेक्ट्रिकल दिया है तो एमआई फंक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन वो बोलता है थ्रोटल पूरा खुलता नहीं है। हाँ। जो ईजीआर में अपना ये है ना टर्बो, हाँ। वहाँ से वो एक्सेप्ट करता है उसको खोलने के लिए। मैं बोला यार मैं नहीं मानता है, अभी क्या करना हुआ आपको। तो इस गाड़ी के अंदर बहुत अलग तरीके का सिस्टम है। एक ही बेल्ट पे अल्टरनेटर, कंप्रेसर, इंजन सब कुछ लगा हुआ है, तो वो बेल्ट लगाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप समझ सकते हो कि गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स कितने होंगे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि कार को आपने पानी में चला दिया तो आपकी कार ने फिर एक एक करके ना आपको नए नए तकलीफ देने हैं। तो मैंने अभी कार कुछ टाइम पहले ही पानी में चलाया था, जिसमें ऑलमोस्ट मेरी हेडलाइट तक पानी था रोड पे, और मैंने वहाँ पे चलाया था कार को फॉर लाइक 200 250 300 किलोमीटर्स होगा, सॉरी मीटर्स होगा। ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है ना इस कार के कि अगर आपने ली है और आप इसे चला रहे हो और इसमें इसकी उम्र हो रही है, तो धीरे 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 आपको इसने रुलाना है फॉर श्योर। ये निकला इसका डीजल फिल्टर। यहाँ नीचे लगता है, इसमें कम से कम आधा लीटर पौना लीटर जैसा डीजल जो है बाहर निकल ही जाता है। आधा लीटर का डीजल निकला। हाय फ्रेंड्स, सो आई एम एट पीस। अभी थोड़ा एकदम मस्त एक लोकेशन पे आया हूँ। तो आज सोचा कि वो क्रूज़ वाला एक जो ब्लॉग इनकम्प्लीट था उसे मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ। तो अभी ना लास्ट वीक जब मैं गया था आबू, तो मेरी कार बंद हो गई थी। बंद तो नहीं हुई थी, एक प्रॉब्लम आई थी। तो वही पुरानी सीरीज़ को लिंक करते हुए ही मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई थी और क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं क्रूज़ को लेने के बाद में। तो वो सब पॉइंट्स को आपको बहुत कंसिडर करना पड़ेगा, और मैं कुछ आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा आज, जो प्राइसिंग आपको कंसिडर करनी पड़ेगी इस कार को ख़रीदते टाइम, कि आप इसको मेंटेन करोगे तो आपको ऐसे खर्चे आएंगे और इस लिमिट तक खर्चे आ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अब मैं कार की तरफ जाता हूँ आगे और मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक टूर दे देता हूँ इसके इंजन बे का, अंडर द हुड क्या क्या है। तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है। इसके अंदर इसके सारे फ्यूज़ आते हैं। तो दुनिया भर के जितने भी फ्यूज़ेज़ हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये इसका बैटरी है, ये इसका बैटरी टर्मिनल है अंदर, क्योंकि मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं तो इसको अलग से देके रखा हुआ है ताकि इसके अंदर पानी वानी ना जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। अभी ये इसका जो है ये हमारा रिजर्वायर है जहाँ पे हमारा इसका सारा पानी स्टोर होता है। ये हमारा वाटर इनलेट है जहाँ से हमारा पानी हम अंदर डालते हैं वाइपर के लिए। ये इसका एप्रन है, ठीक है। अभी आपको ये जो पाइप दिख रहा है ना आता हुआ, ये अंदर इनटेक है, एयर इनटेक है। तो ये पूरा यहाँ पे इसका एयर फिल्टर लगता है और ये यहाँ से पूरा एयर फ्लो करके अंदर जाता है। इंजेक्टर्स इसके नीचे दिए हुए इंजेक्टर्स और उसके पीछे में दिया हुआ है टर्बो।
तो ये सारा का सारा एयर फ्लो होता है और वो जाता है टर्बो में, ठीक है। अभी आपको जो ये दिख रहा है ये है इसका ब्रेक ऑयल, ठीक है। ये इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल है। इसके अंदर पावर स्टीयरिंग ही है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग नहीं है, ठीक है। अभी आपको ये जो पीछे का हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला जो कवर्ड है, ये दिस इज़ दी टर्बो यूनिट, ठीक है। अब इसका ये टर्बो यूनिट है और इस डब्बे के नीचे में यहाँ पे 4 इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, वो 4 इंजेक्टर्स हैं और ये इनलेट है इसका ऑयल का, ठीक है। तो अभी मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ क्या था, आपको एक मैं छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ आगे, तो आप पहले वो देखो और फिर आपको तब समझ में आएगा कि वो क्या चीज़ थी। पकड़ा गया था, इसके लिए पिकअप आती नहीं थी, सेंसर बरोबर काम करता था। इसको अब सर्विस करना पड़ेगा पूरा खोल के। अभी तो थोड़ा स्मूथ हुआ है लेकिन इससे भी ज़्यादा फ्री करना पड़ेगा, बंगा देगा। तो जो आपने वीडियो देखा ना, वो इस टर्बो असेंबली का ही पार्ट था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो वो शाफ्ट जो थी ना, जो हिल नहीं रही थी, वो ये शाफ्ट है। ये जो मेरा हाथ जा रहा है ना इस पर, ये वाला, ये जो बोल्ट आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लड आउट हो रहा है, मैं ट्राई करता हूँ फोकस करने का। हाँ, तो वो शाफ्ट है, वो ऊपर नीचे होती है। तो वो जब एयर टर्बो लेता है, कंप्रेस करता है और आगे फेंकता है, तो उसके लिए वो नीचे जब जाएगा ना, तभी उसका वेंट खुलता है और वो हवा प्रेशर से इंजन में जाती है, जहाँ पे वो गर्म हवा हो जाती है और वो गर्म हवा से ही हमारा फ्यूल जलता है, ठीक है। तो वो मेरा जाम हो गया था, जिसके कारण में टर्बो जो है वो काम ही नहीं कर रहा था। तो गाड़ी जैसे 3rd गियर में लगाऊंगा यार, पावर लेने के लिए कोशिश करूंगा, तो गाड़ी पावर दे ही नहीं पाएगी, जस्ट बिकॉज कि एयर ढंग से फ्लो ही नहीं कर रही है, तो गाड़ी दब जाएगी। तो मेरा वही हुआ था। मुझे इनिशियली लगा था कि नहीं, ये शायद जो प्रॉब्लम है ये क्लच का हो सकता है, क्योंकि जनरली जब आपका RPM हाई जाता है और आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा होता है, इसका मतलब है आपका क्लच का वेयर एंड टियर है। बट मेरे में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दी कॉस्टिंग, तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ कॉस्टिंग की, अपनी टर्बो की। तो इसका अगर टर्बो आपका कभी ख़राब हो गया और रिपेयर नहीं हो पा रहा है, सर्विस नहीं हो पा रहा है और आपको इसको टर्बो चेंज करना पड़ा, तो वो आपको कॉस्ट करेगा 1,13,000 रुपीज़ आपको मिलेगा उतने का यूनिट, बाकी का लेबर चार्जेस एडिशनल रहेंगे। तो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ टर्बो यूनिट ओनली। अब आती है नेक्स्ट एक्सपेंसिव चीज़ इसके अंदर, वो है इसका फ्यूल इंजेक्टर। इसके अंदर टोटल 4 इंजेक्टर लगते हैं। अगर हम बात करें मारुति की कार के, तो मारुति की कार के इंजेक्टर जो होते हैं दैट इज़ रफली अराउंड 4,000 से 8,000 की रेंज में आपको एक इंजेक्टर पड़ जाता है। हालांकि उतने महंगे भी नहीं होते, सस्ते ही होते थोड़े। बट इसका एक इंजेक्टर आपको कॉस्ट करेगा 52,800 समथिंग, रफली 53 समझो। मतलब अगर आपको इसके 4 इंजेक्टर चेंज करने हैं तो आपको 2,10,000 रुपये, 2,15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ ओनली इंजेक्टर। बाकी उसको इंस्टॉल करने का खर्चा, लेबर चार्जेस सब एडिशनल है। तो ये 2 बहुत बड़े मेजर खर्चे हैं अगर कार ने कभी मांग लिए तो। टाइमिंग चेंज जो है उसको 90-95,000 पे चेंज करना पड़ता है, इंक्लूडिंग दी वाटर पंप, ठीक है। ये एक खर्चा है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये गाड़ी का फ्रंट है। अब इस फ्रंट में अगर आपकी कार का पानी का लेवल है वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब ये देखो ज़मीन से, ठीक है, तो चलेगा, इतना तक इट्स ओके। बट अगर इस लेवल के ऊपर गया तो सबसे पहले ये आपका हॉर्न यहाँ पे लगता है। तो इस लेवल से ऊपर आया तो आपका हॉर्न गया। उसके बाद में इसी के पीछे आपका ये जो है जाली के पीछे आपको दिख रहा है, वो है इसका रेडिएटर, और ये इसका एयर इनटेक का पाइप है। तो यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से एयर इनटेक ऐसे घूम के पीछे से होके फिर ये ऊपर उधर उसमें जाता है एयर फिल्टर में, और फिर वहाँ से ये अंदर जाता है। इसके अंदर पानी गया, ख़त्म गाड़ी, ठीक है। मीनवाइल इसी के ऊपर अगर आया तो ये आपका नीचे लगा हुआ है जो, वो है ऑल्टरनेटर। ये जो तार नीचे जा रही है ना, ये ऑल्टरनेटर में जा रही है। आपका ऑल्टरनेटर पानी में गया, आपकी गाड़ी चालू ही नहीं होगी, आपका ऑल्टरनेटर ख़राब हो जाएगा। गाड़ी मतलब चालू तो हो जाएगी बट आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, फिर उसको चेंज करने का खर्चा। तो आपको वो ऑल्टरनेटर जो है दैट कम्स फॉर अराउंड 27,000 रुपीज़, नया ऑल्टरनेटर। तो वो एक प्रॉब्लम है। सेम इससे थोड़ी सी नीचे हाइट पे पीछे की तरफ में जो अपना ट्रंक है उसके नीचे में लगता है इसका स्टार्टर मोटर। तो अगर आपका कभी पानी उस लेवल पे आ गया तो स्टार्टर मोटर ख़राब, तो आप पुश बटन दबाओगे या चाबी घुमाओगे, आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसके थे कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स, मोटे मोटे खर्च। तो ज़्यादातर कवर किए नहीं गए थे कभी पास्ट में, ना मैंने किए थे, ना शायद अलग कोई किसी और चैनल पे या किसी ने कवर किए हों, तो बात अलग है। तो क्रूज़ लेने से पहले यू नीड टू कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स कि ये इसके कॉन्स हैं,
ये इतने बड़े बड़े खर्चे हैं, ये छोटे खर्चे नहीं हैं और ये जान निकाल देते हैं क्योंकि इसके पार्ट्स मिलते नहीं हैं। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके पार्ट्स को ढूंढने के लिए, फिर उसके बाद में आपको कोई सप्लायर मिले, ऑथेंटिक सप्लायर मिले जो आपको ओरिजिनल पार्ट्स दे। क्योंकि अगर आपने इसमें चालू पार्ट्स लगा दिए, थोड़े से लोकल मेड पार्ट्स लगा दिए, तो गाड़ी पहली बात परफॉर्मेंस नहीं देगी। अगर इनिशियली दे भी दी, वो जैसे ही थोड़े से वेयर एंड टियर आएगा आपकी गाड़ी का पूरा कोर असेंबली ख़राब कर देगी। आपका मतलब एक बार इंजन फेल हो गया, ट्रांसमिशन फेल हो गया, तो फिर आप कर ही क्या सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो ना, कंपनी तो इंडिया में है ही नहीं। और इसके मोस्ट ऑफ दी पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, शायद मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि इंपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में वैसे तो पुणे वाले प्लांट में इसका मैन्युफैक्चरिंग चालू है और ये गाड़ी मैन्युफैक्चर होके लेफ्ट एंड ड्राइव एक्सपोर्ट भी होती है, उज़्बेकिस्तान और वहाँ सब जाती है। तो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बट दीज आर दी पॉइंट्स। तो आई थिंक व्लॉग को लंबा खींचने का कोई सेंस नहीं बनता है। मैंने बहुत मोटे मोटे जो मेजर पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे मैंने कवर कर दिए। अगर अब मैं आपको इसकी जनरल सर्विस की कॉस्टिंग बता दूँ तो जनरल सर्विस मैंने अभी कराई है। इसके अंदर मैंने 5 लीटर इंजन ऑयल डाला है, मैंने फुल्ली सिंथेटिक डाला है, शेल हेलिक्स W540 डाला है, फुल्ली सिंथेटिक है। ये मैंने 5 लीटर डाला है, ये मुझे पड़ा है विथ ऑयल फ़िल्टर एंड डीजल फ़िल्टर भी मैंने चेंज किया। तो ये दोनों चीज़ों का मिला के मैंने कुछ 5000 रुपये दिया है पार्ट्स का कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद लेबर एडिशनल था। तो मोटा मोटा अगर अपन यही सब चीज़ें चेंज करते हैं तो इतना ही खर्चा बैठता है, ज़्यादा नहीं बैठता। मतलब आप एक बार इसको जनरल सर्विस कराओगे जिसके अंदर मेजर कुछ भी आप चेंज नहीं कर रहे हो पार्ट गाड़ी में, तो आपको रफली 7-8 हज़ार के आसपास में गाड़ी सर्विस होकर मिल जाएगी। लेकिन जब इसमें आपको कोई पार्ट चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। और अगर आपको कोई मोटे पार्ट का सर्विस कराना है, जैसे अभी मैं ना आपको थोड़े कुछ ही टाइम में, जैसे अभी मेरी गाड़ी 86,500 हो चुकी है, जैसे ही मेरी गाड़ी 90,000 टच करेगी मैं इसके इंजेक्टर का सर्विस कराऊंगा, बिकॉज इंजेक्टर बहुत ही एक सीरियस पार्ट है। अगर डीजल इंजेक्टर ख़राब हो गया तो मैं 52,000 का एक आएगा जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। या आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट चॉइस कि इस वक्त स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद में मैं इस कार में इतने महंगे पार्ट्स लगाऊँ, तो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई डू इज़ आई गो अहेड एंड गेट दैट सर्विस्ड। तब मैं उसका सर्विस का एक वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें आपको बता दूंगा कि क्या कॉस्टिंग आती है इसकी सर्विस करने पे डीजल इंजेक्टर की और किस तरीके से सर्विस होते हैं, ठीक है। तो ये मोटे मोटे चीज़ें थी। और एक छोटा सा इसमें एक मैप सेंसर आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि वो उसके ऊपर में पूरा फ्रेम लगा हुआ है, तो मैं अभी उसको खोल नहीं सकता हूँ, तो मैं बता नहीं पाया। तो दिस इज़ ऑल व्हाट यू नीड टू नो अबाउट क्रूज़। बाकी अगर मुझे कोई ऐसा पार्ट लगता है या कोई ऐसी मेजर चीज़ लगती है जो आगे मुझे कवर करनी पड़ेगी, आई विल कवर इट। सेकेंड थिंग इज़ कि क्लच असेंबली भी इसका एक महंगा आइटम है। दैट कॉस्ट अराउंड 37,000 to 40,000 रुपीज़। उसका सिर्फ क्लच असेंबली है और उसको चेंज करने का लेबर इज़ रफली अराउंड 5,000 रुपीज़, क्योंकि इसका गाड़ी ऊपर चढ़ा के नीचे से पूरा क्लच उतारना पड़ता है, तो दैट इज़ अ वेरी लेबरस जॉब। तो वो एक पॉइंट है। तो रेस्ट इट्स ऑल अप टू यू। आफ्टर स्क्रैपेज पॉलिसी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्रूज़ खरीदो, और अगर ख़रीद रहे हो तो मेक श्योर यू आर बाइंग दी मॉडल विच इज़ अबव 2015, 2016, 2017, 18 के आसपास का मॉडल। 18 तो नहीं मिलेगा, 17 ही मिलेगा। तो 15, 16, 17 का मॉडल अगर आप ले रहे हो देन इट इज़ वेल एंड गुड टू गो अहेड विद इट। बट मैं 2015 से पीछे के मॉडल में रिकमेंड नहीं करूँगा कंसिडरिंग दी स्क्रैपेज पॉलिसी। तो अभी मैं स्क्रैपेज पॉलिसी पे थोड़ा और डिटेल्ड रिसर्च करूँगा, देन आई विल गिव अ जेस्ट ऑफ इट कि क्या है एंड हाउ एग्जैक्टली इट वुड बी पुटिंग होल्स इन माई पॉकेट अगर मैं इस गाड़ी को चेंज करना चाहता हूँ या स्क्रैप करना चाहता हूँ। सो आई विल गिव अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग वंस आई गो थ्रू ऑल दी पॉइंट्स एंड आई वंस वेरीफाई दैम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन मिल गया है। इफ़ एनीथिंग इन स्पेसिफिक विच इज़ पेंडिंग लेट मी नो। आई नो कि मैं एक इसका जो मेरे वायर ख़राब हुए थे, जो चूहे काट गए थे, उसका मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। बट उसका प्रॉब्लम ये ना कि वो असेंबली पूरी ऊपर लगी है, वायर काफ़ी नीचे है, तो मैं उसका वीडियो नहीं शूट कर सकता हूँ। तो आई विल गिव यू अ रफ एस्टिमेशन कि मेरे ECU केबल्स जो चूहे खा गए थे उन सबको क्रिम्प करने का मेरा कॉस्ट आया था 5,500 रुपीज़, ठीक है। उसमें मेरे सारे के सारे वायर क्रिम्पिंग हो गए थे और सारे उसके ऊपर इंसुलेशन लग गया है। और अभी मैंने ऑर्डर किया है एक जो अपना होता है रोडेंट रिपेलेंट स्प्रे आता है 3M का, वो रफली 800 रुपये के आसपास का है, तो मैंने वो ऑर्डर किया है। उसकी शेल्फ़ लाइफ है करीब स्प्रे करने के बाद 6 से 8 महीना, तो मैं वो उसको स्प्रे कर दूंगा इंटायरली, तो मेरे गाड़ी में रोडेंट नहीं आएंगे 6 से 8 महीने के लिए एटलीस्ट। तो आई बी क्वाइट दिमाग से शांत अबाउट दैट, ठीक है। सो इफ़ एनीथिंग आई एम मिसिंग let me know in the comments. I'll try to add in. I'll try to create a new video about that and I'll put it.
Thanks for your time and have a great evening. Bye bye, take care and stay safe.